Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी जितने भी हमने जो भी हमारे क्वेश्चन यानी बाद में दिए हुए हैं वो सारे के सारे ले लिए हैं। तो ये हमारा मॉडल पेपर 6 में रहेगा। तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पीजीटी की ये सुनवाई में आ रहा है कि पीजीटी की परीक्षा नहीं होगी। तो आप लोग यानी भ्रम में न रहें और अपने कार्य को करते रहें। होगी या न होगी वो समय बताएगा क्या होगा। तो हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, क्या पता हो और ना हो वो सब पता चल जाएगा। तो अभी कोई क्लियर नहीं है। तो किन माध्यमों से वस्त्रों को संसाधित किया जाता है? किन माध्यमों से वस्त्रों को संसाधित किया जाता है? तो सफाई के द्वारा या चमकाना के द्वारा या रंग करना के द्वारा, इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रेशम किस प्रकार का रेशा है? ये सभी को मालूम होगा। प्रोटीन रेशा है या खनिज रेशा है या सेलुलोज रेशा है या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रोटीन हमारा कैसा रेशा है? प्रोटीन हमारा एक मैंने आंसर ही बता दिया। रेशम एक प्रोटीन रेशा है। कैसा है? रेशम एक प्रोटीन रेशा है। अगला क्वेश्चन है, कॉटन किस प्रकार का रेशा है? तो कॉटन किस प्रकार का रेशा है? खनिज रेशा है या प्रोटीन रेशा है? इनमें से कोई नहीं, या सेलुलोजिक रेशा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी ये सेलुलोजिक रेशा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऊन के रेशों की लंबाई होती है। ऊन की रेशों की लंबाई कितनी होती है? 2 से 20 सेमी, 2 से 20 सेमी या 3 से 30 सेमी या 1 से 10 सेमी। तो ये गलत है सब। यानी ऊन के रेशों की लंबाई होती है 5 से 12 सेमी। कितनी? 5 से 12 सेमी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैश मिलान किस रेशे को कहा जाता है? कैश मिलान किस रेशे को कहा जाता है? नायलॉन को, एक्रिलिक को, इनमें से कोई नहीं, या पॉलिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी इज द राइट आंसर। यानी कैश मिलान एक्रिलिक को कहा जाता है, दूसरे नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिधान का वस्त्र नहीं है? यानी कौन सा पहनने वाला वस्त्र नहीं है? तो इसमें टी शर्ट होगा या मेजपोश होगा, सोफा कवर होगा या पर्दा होगा। तो पर्दा, सोफा कवर, मेजपोश ये तो हमारे बिछाने के यानी वस्त्र हैं, पहनने के नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशे की विशेषता है लंबाई, मजबूती या नमनीयता, या इसमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, रेशे की विशेषता कौन सी है? तो इसकी जो विशेषता है ये सभी आ जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्बेस्टस किस प्रकार का रेशा है? एस्बेस्टस किस प्रकार का रेशा है? तो खनिज रेशा है या प्रोटीन रेशा है या सेलुलोजिक रेशा है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा खनिज रेशा है। ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेयॉन सर्वप्रथम कब निर्मित किया गया? रेयॉन सर्वप्रथम कब निर्मित किया गया? 1890 में, यानी 1895 में, 1910 में या 1900 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, 1895 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंथेटिक रेशा है। सिंथेटिक रेशा कौन सा है? ये हमें देखना है। सिंथेटिक रेशा कौन सा है? नायलॉन,
नायलॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूत प्रसंस्करण के चरण हैं। सूत प्रसंस्करण के चरण हैं। प्रसंस्करण मतलब बनाने के चरण हैं। सूत बनाने के चरण कौन से हैं? तो वो होंगे सबसे पहले कौन, यानी सूत बनाने के चरण कौन से हैं? तो प्रसंस्करण दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है सफाई, पूनी बनाना, तनुकरण, तानना या बटना या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी कार्य करने पड़ते हैं हमें सूत बनाने के लिए। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इधर को कम है, नहीं बढ़ रहा, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कमनीय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो फ्रेंच भाषा से या लैटिन भाषा से या जर्मन से या चाइनीज से। तो आप लोग बता सकते हैं कौन सी भाषा से हुई है? तो ये हमारी किससे हुई है? ये हुई है हमारी लैटिन भाषा से। किससे? लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संचार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण है। संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण कौन सा है? तो ये हमारे संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण है अंतरावैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार या समूह संचार या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक संचार, ये आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा सीटेट में। सीटेट में ये आते हैं अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। आगे देखते हैं शाब्दिक संचार कौन सा है? शाब्दिक और शाब्दिक, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में मतलब होता है कि बोलना, बोल के हम बोल रहे हैं तो हमारा संचार कैसा है? तो शाब्दिक है। और जैसे कि इशारे से बात करना या किसी को कुछ कहना है तो इशारा कर दिया तो वो हमारा अशाब्दिक में आ जाता है। हाव भाव दिखाता है ये करके, ये हमारे अशाब्दिक में आते हैं। तो इसमें हमें शाब्दिक चुनना है। शाब्दिक हमारा कौन सा है? तो वो देख लेते हैं। बोलना या हाव भाव या यह स्पर्श, नेत्र संपर्क। तो हमारे ये हाव भाव भी हमारे अशाब्दिक में आता है, स्पर्श भी हमारे अशाब्दिक में चीज़ दे, यानी स्पर्श करके बताना है, ये है, बोलना नहीं है। तो ये हमारा अशाब्दिक में आता है। और नेत्र संपर्क, नेत्र निकाल, यानी बच्चे को डराना है तो थोड़ी सी आंखें निकाल दो तो वो डर जाता है, और प्यार से तो वो नेत्रों से समझ लेता है कि माँ हमारी नाराज़ हैं, कि यानी मतलब खुश हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। बोलना, शाब्दिक संचार है बोलना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा गैर शाब्दिक संचार है? देखिए गैर शाब्दिक भी आ गया, यहाँ हमारा था शाब्दिक और ये आ गया हमारा गैर शाब्दिक। हमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक में अंतर करना आ गया हुआ। आगे देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा गाना या बोलना या केस सज्जा या कभी कभी स्वर का लहजा। तो गाना भी हमारा क्या है? गाना भी हमारा शाब्दिक है, क्योंकि उससे आवाज़ निकलती है तो वो भी शाब्दिक में आएगा। बोलना, बोलोगे, हम बोल रहे हैं तो वो भी हम शब्दों से बोल रहे हैं, शब्द बोले जा रहे हैं तो वो भी हमारा शाब्दिक है। कभी कभी स्वर का लहजा, स्वर का लहजा मतलब कैसे बोला है, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालना, तो ये भी आवाज़ है हमारी, बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा? शाब्दिक होगा। जो गैर शाब्दिक पूछ रहा है, गैर शाब्दिक हमारा क्या होगा? केस सज्जा। केस सज्जा, केस को सजा कर दिखाया जा रहा है, प्रकट किया जा रहा है कि ये काम हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है।
आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन संचार माध्यमों का कार्य है, यानी निम्न में से कौन सा संचार माध्यमों का कार्य है। तो सूचना, प्रेरणा देना, मनोरंजन करना, इनमें से सभी। तो ये हमारे सभी के सभी यानी संचार माध्यमों के कार्य हैं। सूचना देना भी हमारा संचार के द्वारा होता है, प्रेरणा भी हमें संचार से मिलती है, मनोरंजन भी हम संचार से करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, यानी भद्दे से देखिए हम बोल देते हैं, कोशिश करके आप लोग सुन लेना प्लीज़। देखिए, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई, इसमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा, एक मिनट रुक जाइए। मैं देखिए आप लोग सुन लेना, मैं समझा दूंगी ऐसे ही। तो ये हमारा क्वेश्चन है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई, यानी भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। तो 1959 में, ये हमारा 1959 आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और ये 1960 है, ये हमारा 1962 है यहाँ, और ये 1965 है। तो इसका जो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई वो हुई थी 1959 में। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई, तो 1959 में। कब हुई, यानी भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 1959 में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे भी हमारे ऐसे ही, तो आप लोग समझ लेना, जल्दी से करा दूंगी, टाइम नहीं लूँगी। तो कंप्यूटर के प्रकार हैं, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं, यानी हमारा पहला है मेन फ्रेम, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर। तो हमारे कितने प्रकार हैं, यानी कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये सभी, यानी इसका राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। कौन कौन सा, मेन फ्रेम्स कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर के प्रकार हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी किस माध्यम के जरिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना अथवा विषय के संप्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है। यानी फिर से हम बोल देते हैं, आप लोगों को फिर से बोल देते हैं, किस माध्यम के जरिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना अथवा विषय के संप्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, ये हमारा है संचार, ये है संप्रेषण, ये है अधिगम या उपर्युक्त सभी। सॉरी, ये मैंने पहले से लगा दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी ये हम फिर से समझ लेते हैं, किस माध्यम के जरिए प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना पहुंचती है। जैसे हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं, तो किस जरिए पहुंच रही हैं, तो वो हमारा माध्यम है संचार। संचार द्वारा ही तो आपके पास ये चीज़ें पहुंच रही हैं। तो हाँ, तो आंसर होगा आपका हाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा संचार। संचार हमारा क्या है, संचार के द्वारा ही हमारी बातें आपके पास पहुंच रही। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी संचार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक एवं रोगी की बातचीत किस संचार के अंतर्गत आती है। यानी चिकित्सक और रोगी की बातचीत किस संचार के अंतर्गत आती है। ये आपने देखा होगा किस संचार के अंतर्गत आती है। तो अंतरावैयक्तिक होता है, यानी अपनी बात इंसान खुद की बात खुद से करता है। जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, तो हम कुछ सोच रहे हैं तो खुद ही के बारे में सोच रहे हैं, या किसी के बारे में खुद से ही सोच रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। और अंतर्वैयक्तिक होता है, वो होता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इनका इंग्लिश नाम होता है। तो जो अंतर्वैयक्तिक होता है, तो एक दूसरे के द्वारा, जैसे कि हमने कोई बात की आपसे,
हम और तुम यानी दो लोगों का वार्तालाप, ये हमारा क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक होता है, यानी इंटरपर्सनल कहते हैं इन्हें। तो ये आप लोग समझ गए होंगे ये पूछ क्या रहा है। चिकित्सक एवं रोगी की बातचीत किस संचार के अंतर्गत आता है। तो चिकित्सक और रोगी ये दो लोग हो गए, तो इसका जो संचार होगा इंटरपर्सनल होगा, यानी बी इज द राइट आंसर। ये यानी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे बड़ा गड़बड़ हुई है भाई, सॉरी माफ़ करना, मैं आगे से देख लिया करूँगी। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, बेतार प्रौद्योगिकी का उदाहरण है, यानी जिसमें तार नहीं होते वो प्रौद्योगिकी क्या है। तो इसमें हम ये रेडियो है या उपग्रह है या मोबाइल फ़ोन है, इनमें से सभी है बेतार प्रौद्योगिकी, इसमें तार की ज़रूरत ही नहीं है। तो रेडियो में कोई तार नहीं होता, उपग्रह में भी कोई तार नहीं होता, मोबाइल फ़ोन तो आप देखते हैं, रेडियो भी देखा होगा, कोई तार नहीं होता है कहीं तक सूचना ले जाने के लिए। मोबाइल में भी कोई तार नहीं होता, उपग्रह भी, हमारे उपग्रह के पास भी कोई तार नहीं होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर। इतने क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं, ये इतने ही और हैं बस, और मैं जल्दी से ख़त्म करती हूँ, आगे देखती हूँ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो हमारी कब हुई, तो 1945 में, 1948 में, 1958 में, 1955 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज द राइट आंसर, 1948 में। यानी यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी कम दिख रहा है, तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1948 में, 1948 में। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की परिभाषा निम्नलिखित में से किस आयाम को परिभाषित करती है, यानी समाहित करती है। स्वास्थ्य की परिभाषा निम्न में से किस आयाम को समाहित करती है, तो शारीरिक को या सामाजिक को, मानसिक को। ये आपने पढ़ा होगा, WHO की जो गाइडलाइन है उसमें ये तीनों ही माने गए हैं, उसमें शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, ये सभी, इसका डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व या आयोडीन। क्या हम एक ही पोषक तत्व से हमारे शरीर की वृद्धि हो सकती है, नहीं ना, तो हमें सभी की आवश्यकता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए चाहिए, लौह तत्व हमारे ब्लड कम ना हो, यानी हीमोग्लोबिन कम ना हो, उसके लिए लौह तत्व की ज़रूरत होती है। आयोडीन हमारे शरीर में गलगंड जैसी बीमारी न हो, मानसिक अक्षमता न हो, ये हमें क्या पूछ रहा है इसमें से, नहीं यानी वृद्धि के लिए कह रहा है इसमें, सॉरी बच्चों, तो वृद्धि के लिए पूछ रहा है। तो वृद्धि के लिए हमें क्या चाहिए, वृद्धि होगी तो इसमें
हमारा जो राइट आंसर होगा, हमने समझा यानी वृद्धि है, तो ये वृद्धि के लिए बोल रहा है। तो इसमें वृद्धि के लिए हमारी हड्डियां बढ़ेंगी तभी हमारे शरीर का विकास होगा, तो वो ही हमारी वृद्धि होती है। तो इसमें हमारा पहला वाला यानी कैल्शियम फास्फोरस से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम फास्फोरस सामान्य दिया हुआ है इस जगह, तो इसके लिए संपूर्ण वृद्धि नहीं पूछा है, सामान्य वृद्धि पूछा है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संतुलित भोजन को कैसा पोषण प्रदान करता है। संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है। कैसा पोषण, तो उत्तम या सुपाच्य या स्वस्थ या उपयुक्त सभी। तो ये कैसा पोषण प्रदान करता है, तो ये उत्तम पोषण प्रदान करता है। कैसा पोषण प्रदान करता है, संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है, तो उत्तम पोषण प्रदान करता है। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन मनुष्य को ये कर चुके। अगला क्वेश्चन है, जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं वह स्थिति कहलाती है। यानी पौष्टिक तत्व जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम होते हैं वह स्थिति कहलाएगी, कुपोषण कहलाएगी, अल्प पोषण कहलाएगी या उत्तम पोषण कहलाएगी, ये या भी दोनों कहलाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कोई भी पोषक तत्व हैं वो आवश्यकता से कम हो, आवश्यकता से अधिक हो, मतलब कि आवश्यकता से अधिक खाओगे तो मोटे हो जाओगे, कम खाओगे तो पतले हो जाओगे। तो ये किस में आता है, साधारण भाषा में बोले हम तो मोटे और पतले, तो वो किस में आते हैं, अधिक पोषण से हमारा भारत परेशान है और कम पोषण से भी, यानी अति पोषण का भार सहन कर रहा है, कम पोषण का, दोनों ये किस में आते हैं, कुपोषण में। ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से गलगंड रोग, घेंगा रोग हो जाता है, तो वो आयोडीन, सोडियम, फ्लोरीन, कैल्शियम। तो किस यानी पोषक तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, उसे हम गलगंड कहते हैं। तो वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से हमारे घेंगा रोग हो जाता है शरीर में। घेंगा रोग कहाँ होता है, तो गले में के पास जो भी ये नस वो फूल जाती हैं नसें सी, वो ही एक घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गांठें सी फूल जाती हैं घेंगा रोग में। रक्त अल्पता किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम फास्फोरस लोह तत्व, कैल्शियम फास्फोरस लोह तत्व या सोडियम। तो ये किसकी कमी से होता है, रक्त अल्पता मतलब एनीमिया, ये किसकी कमी से होता है, ये लोह तत्व की। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे का कम से कम कितना वजन होना चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है वो WHO के अनुसार कितना होना चाहिए, तो 2 किग्रा लो वेट में आएगा, 2.5, 3.5 या 1 सबसे कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, WHO मानता है यानी 2.5 से 3.5 तक बच्चा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अब तो हमारे साफ दिखाई दे रहे हैं। समय व्यवस्था की प्रक्रिया के चरण हैं, ये हमारा होम मैनेजमेंट से आ गया, टाइम मैनेजमेंट से क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, समय व्यवस्था की प्रक्रिया के चरण हैं, समय योजना बनाना, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण करना,
मूल्यांकन करना, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी इज द राइट आंसर, यानी उपर्युक्त सभी। समय व्यवस्था की प्रक्रिया में हमें समय योजना भी बनानी पड़ेगी, क्रियान्वयन और नियंत्रण भी करना होगा, मूल्यांकन भी करना होगा। इसका डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण से बचत होती है किसकी? समय की या शक्ति की, भोजन की, इन दोनों की, ए और बी दोनों की। तो कार्य सरलीकरण से हमारे समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, भोजन की कोई बचत नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर, यानी समय और शक्ति की दोनों की बचत होती है अगर हम कार्य सरलीकरण करते हैं। कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कार्य को सरल तरीके से करना। अगला क्वेश्चन है, समय प्रबंधन की स्थितियां हैं। समय प्रबंधन की क्या स्थितियां हैं? तो पहला है चरम भार अवधि, कार्यवक्र, कार्य का सरलीकरण, उपर्युक्त सभी। समय प्रबंधन की स्थितियां हैं। समय प्रबंधन की कौन कौन सी स्थितियां हैं? चरम भार अवधि, यानी काम चरम भार पर होना, कार्यवक्र, कार्य का सरलीकरण, ये सभी हमारी क्या हैं? समय प्रबंधन की, ये क्या हुआ, ये क्या है? समय प्रबंधन की स्थितियां हैं। आगे देखते हैं, घर में की जाने वाली गतिविधियां हैं। घर में की जाने वाली गतिविधियां हैं बैठना, पढ़ना, खाना पकाना, उपर्युक्त सभी। घर में की जाने वाली गतिविधियां हैं बैठना, पढ़ना, खाना पकाना, उपर्युक्त सभी। तो बैठना, पढ़ना, खाना पकाना, ये सभी घर में की जाने वाली गतिविधियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, समय व्यवस्था का अर्थ है कम से कम समय खर्च करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना। यह परिभाषा किसकी है? तो समय प्रबंधन की, गृह प्रबंधन की, ऊर्जा प्रबंधन की, इनमें से सभी। समय व्यवस्था का अर्थ है कम से कम समय खर्च करके अधिक से अधिक कार्य को करना। किसकी परिभाषा है? तो ये हमारी समय प्रबंधन की होगी। किसकी? समय प्रबंधन की। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण का संबंध है किससे? गृह व्यवस्था से, धन व्यवस्था से, ऊर्जा व्यवस्था से, स्थान व्यवस्था से। तो कार्य सरलीकरण का संबंध है वो है गृह व्यवस्था से। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण के स्तर हैं। हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, और हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य के क्रम में सुधार लाकर, कार्य में कुशलता विकसित करके, उपर्युक्त सभी। तो इसका कार्य सरलीकरण के स्तर हैं वो सभी हैं, उपर्युक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नहीं हैं तो इसमें थोड़े से ये क्वेश्चन हैं। साफ से नहीं दिखाई दे रहा है इस समय भी। चलिए हम दूसरा पीडीएफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
देखिए ये क्वेश्चन है, स्वयं की भावना उत्पन्न होती है कब? शैशव काल में, या प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या मध्य बाल्यावस्था में? तो ये कब होता है? स्वयं की भावना कब उत्पन्न होती है? स्वयं की भावना कब उत्पन्न होती है? तो ये होती है शैशव काल में। बच्चों में किस आयु तक स्वयं की छवि प्रतिमा की पहचान होने लगती है? तो किस आयु तक बच्चों में स्वयं की छवि प्रतिमा की पहचान होने लगती है? तो लगभग 10 महीने की आयु में, लगभग 12 महीने की आयु में, लगभग 18 महीने की आयु में, लगभग 24 महीने की आयु में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर, यानी लगभग 18 महीने की आयु में, 2 वर्ष तक होती है। तो 18 से 20 माह से, तो गलत है, सही। हाँ, इसका यही राइट आंसर होगा, 24 महीने। सॉरी, ये गलत है, ये वाला नहीं, ये होगा, डी इज द राइट आंसर। 2 महीने यानी 2 सालों में, 24 महीनों की आयु में बच्चों में किस आयु तक स्वयं की छवि प्रतिमान की पहचान होती है? तो 24 महीनों की आयु में। अगला क्वेश्चन है, शिशु स्वयं को तस्वीर में पहचानना कब से आरंभ कर देता है? शिशु स्वयं को तस्वीर में पहचानना कब से आरंभ कर देता है? 2 वर्ष के बाद, या 2 वर्ष 6 माह के बाद? तो इसका जो राइट आंसर होगा, 2 वर्ष के बाद स्वयं को अपनी तस्वीर में पहचान लेता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्राय किस आयु तक धारा प्रवाह बोलने लगते हैं? तो धारा प्रवाह बोलने लगते हैं वो 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, या 3 वर्ष में? तो धारा प्रवाह बच्चे बोलने लगते हैं वो 3 वर्ष में बोलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्राय किस आयु तक धारा पर, सॉरी ये तो हो गया, बच्चे किस अवस्था में स्वयं का विवरण देने लगते हैं? किस अवस्था में स्वयं का विवरण देने लगते हैं? तो वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्वयं का विवरण देने लगते हैं, या किशोरावस्था में, शैशव, मध्यावस्था में? तो जो स्वयं का विवरण देते हैं वो देते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, तो स्वयं की यानी जो अंदर सोचते हैं वो बताने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अवस्था में बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में अपना विवरण देता है? आंतरिक विशेषताओं के संबंध में अपना विवरण देता है। तो वो किस में देता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में। ये कब देता है? तो ये हमारा देता है, बी इज द राइट आंसर, मध्य बाल्यावस्था में। ये दोनों में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों? हम फिर से देख लेते हैं, बच्चे किस अवस्था में स्वयं का विवरण देने लगते हैं? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, कहाँ थे? ये हो गया, ये यहाँ थे हम लोग। देखिए, बच्चे किस अवस्था में स्वयं का विवरण देने लगते हैं? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के बारे में पूछा जाए तो मध्य बाल्यावस्था लगा देंगे। अगर बच्चे स्वयं का विवरण देने लगते हैं किस अवस्था में, तो स्वयं का विवरण पूछा जाए तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। स्वयं का विवरण प्रारंभिक बाल्यावस्था,
आंतरिक विशेषताएं तो मध्य बाल्यावस्था में संदर्भ में अपना विवरण देता है। किसमें, किस अवस्था में बच्चा अपनी आंतरिक विशेषताओं के संदर्भ में, आंतरिक विशेषताओं के संबंध में विवरण देता है तो मध्य बाल्यावस्था में। और किस अवस्था में स्वयं का विवरण देता है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है तो 2 से 4 वर्ष की या 2 से 6 वर्ष की, 3 से 5 वर्ष की, 3 से 6 वर्ष की। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो 2 से 4 वर्ष की होती है। ये इज द राइट आंसर। आगे हम देख लेते हैं। ये तो हमारा पिरामिड है, फूड पिरामिड। हमारा सबसे बड़ा भाग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये NCERT 24-25 की ही है। NCERT के अनुसार बताते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ा भाग है वो किसका है? अनाज और खाद्य और उनके उत्पाद का। उससे जो छोटा है वो फल और सब्जियां। फल और सब्जियां, फल अधिक हैं इसमें, बराबर ही है मैटर। फल और सब्जियां बराबर ही हैं। दूध, मांस उत्पाद और दालें, फलियां, ये भी बराबर हैं इसमें। वसा और शर्करा। ये हमारा कब का मैटर है? ये 2000 सही से 2024 2425 की ये बुक है 25 के लिए। तो ये हमारा, ये हमने आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सभी 9-10, ये इसमें शाकाहारी आहार में निम्न को सम्मिलित किया जा सकता है। ये सभी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं ये चीज़। एनीमिया में तो देखिए, विश्व भर में लगभग किशोरावस्था और एनीमिया रक्त अल्पता का है। तो विश्व भर में लगभग 2 बिलियन लोग एनीमिया से ग्रसित हैं। ये हमारे जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो विश्व भर में लगभग कितने लोग एनीमिया से, 2 बिलियन लोग एनीमिया से ग्रस्त हैं। यानी कितने हैं विश्व भर में एनीमिया से ग्रस्त? ये हमारा जीके का क्वेश्चन है। तो 2 मिलियन होना चाहिए, 2 बिलियन लिखा, 2 मिलियन इसमें एनीमिया से ग्रस्त हैं, जो कि मुख्यतः लौह तत्व की कमी से होता है। यह मुख्यतः महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करता है। यानी एनीमिया प्रभावित किसे करता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो महिलाओं और बेटियों को प्रभावित करता है। ये कब? इसका जो 2005 और 2006 में हुए नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 NFHS 3 से पता चलता है कि 30% किशोर और लड़कों की तुलना में 56% किशोर लड़कियां एनीमिया से ग्रसित हैं। यानी कितने? 56%, क्या गया, 30% किशोर लड़कों की तुलना में 56% किशोर लड़कियां ग्रसित हैं पाई गई हैं। जो रिसर्च हुई है उसमें शोध हुए। तो क्या इसमें लड़कियां, 56% किशोर लड़कियां एनीमिया से ग्रस्त हैं। इनकी तुलना 6 से 59 माह की आयु वर्ग के छोटे बच्चों में
यह आंकड़ा 70% है, यानी 6 से 59 माह की आय वर्ग की छोटी बच्चियों में जो आंकड़ा मिला है वो 70% मिला है। यह भी देखा गया है कि 1991-92 में हुए पिछले सर्वेक्षण की तुलना में एनीमिया के मामले इस समय वास्तव में बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी, अपर्याप्त आहार, खास बीमारियां, बार बार गर्भधारण करने और स्तनपान न कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी के कारण एनीमिया असंगत रूप से अधिक है। यानी ये एनीमिया बढ़ क्यों रहा है? कारण क्या है इसमें? तो इसमें गरीबी देखते हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, तो अपर्याप्त आहार, यानी आहार जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। खास बीमारियां, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं। बार बार गर्भधारण, स्त्रियों का बार बार गर्भ का ठहरना और स्तनपान बच्चों को ना कराना, मतलब फीडिंग नहीं कराना, दूध बच्चे को नहीं पिलाना। माँ का दूध, कुछ माएँ हैं वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं क्योंकि हम कहीं पतले न हो जाएं, ये भी सोचती होंगी। तो ये कारण है। इस कारणवश हमारे देश में एनीमिया का स्तर बढ़ता जा रहा है। एनीमिया दूर करने के प्रयास हेतु किशोरावस्था सबसे बेहतर समय है। यानी एनीमिया दूर करनी है हमें तो सबसे बेहतर जो समय है वो किशोरावस्था है। वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं के अतिरिक्त गर्भावस्था से पूर्व लड़कियों को लौह तत्व के स्तर को सुधारना आवश्यक है। लड़कों और लड़कियों को स्कूलों द्वारा मनोरंजन संबंधी कार्यकलापों और संचार माध्यमों के द्वारा एनीमिया के बारे में जानकारी दी जा सकती है। लौह तत्व युक्त खाद्य पदार्थों और जहां आवश्यक हो लौह तत्व संपूरकों के बारे में जानकारी देने के लिए भी इनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमने समझा एनीमिया क्या होता है, कितने प्रतिशत हमारे देश में, ये हमारे जीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो हमारे विश्व में 2 मिलियन एनीमिया यानी महिलाएं, लड़कियां और भी पाए गए हैं, ग्रस्त हैं जो मनुष्य हैं वो। और इसमें मुख्यतः लड़कियों में जो सर्वे हुआ था उनमें महिलाएं और लड़कियों की संख्या अधिक मिली है। 2005 और 2006 में नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 में एनीमिया ग्रस्त सर्वेक्षण NFHS3 से पता यह चलता है कि 30% किशोर लड़कों की तुलना में 56% लड़कियां यानी इस बीमारी से ग्रसित पाई गई हैं। 1991-92 में ये पिछले सर्वेक्षण की तुलना में एनीमिया के मामले इस समय वास्तव में बढ़ रहे हैं। घटने की संभावना नहीं है, बढ़ने की है। और वो किस कारण से बढ़ रहे हैं? तो गरीबी की कारण से बढ़ रहे हैं। और जो हमें ज़रूरत है हमारे शरीर को जितने भोजन की, वो भोजन नहीं मिल पा रहा है। कुछ खास बीमारियां भी हो सकती हैं। बार बार गर्भधारण करना, यानी बार बार गर्भ का रुकना, और उसके बाद स्तनपान जो माताएं नहीं कराती हैं उसका भी कारण है। और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने की कमी के कारण भी एनीमिया असंगत रूप से अधिक बढ़ रहा है। एनीमिया दूर करने के लिए सबसे अच्छी जो उम्र है हमारी वो किशोरावस्था है। और वृद्धि संबंधी अवस्थाओं के अतिरिक्त गर्भावस्था से लड़कियों को लौह तत्व के स्तर सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़के लड़कियों के स्कूल द्वारा मनोरंजन संबंधी कार्यकलापों और संचार माध्यमों को एनीमिया के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो आज का ये
और भी है इसमें वो सारा है मैटर तो इसमें भाई। देखिए तो क्वेश्चन वही क्वेश्चन यहाँ पर हैं, देखिए वही है सेम। देखिए जल्दी से 5 मिनट में हल कर देते हैं, मैं राइट आंसर बता दूंगी आप लोग। देखिए हम पहले करा चुके वही क्वेश्चन है, यहाँ साफ है वहाँ साफ नहीं थे। पहला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है। मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन दोनों हमारे अंतर नहीं और हैं ये तो ये गैर मानव संसाधन दूसरा है PDF, ये तो ये अलग है। चलिए मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन। मानव संसाधन वे होते हैं जो यानी व्यक्ति में निहित होते हैं। अमानव तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है स्थान धन सामग्री ये सब देख सकते हैं, इसे हम नहीं देख सकते हैं। तो ज्ञान किस प्रकार का साधन है। तो भोजन भौतिक साधन गैर मानव संसाधन मानव संसाधन। ज्ञान हमारा मानव संसाधन में आता है। सी इज द राइट आंसर। जल्दी से करते हैं, समय बहुत अधिक है, आगे अधिक होने जा रहा है तो आगे देखते हैं, यही देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर में देखेंगे। और आगे ये है हमारा मुद्रा किस प्रकार का संसाधन है। मुद्रा मतलब रुपया। मानव संसाधन गैर मानव संसाधन या प्राकृतिक संसाधन भौतिक संसाधन। ये कैसा है, गैर मानव संसाधन। मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं समय ऊर्जा ज्ञान, ये सभी मानव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं प्राकृतिक संसाधन है तो वायु यानी पहाड़ जल वायु ये प्राकृतिक संसाधन है, तो तीनों के तीनों सही हैंगे, यानी डी इज द राइट आंसर। समुदाय संसाधन कौन सा है। सड़कें जल कपड़े स्कूल बैग। तो जो समुदाय संसाधन है यानी सड़कें और जल दोनों ही होंगे इसमें, जो दोनों ही दिए हैं तो दोनों हमारे सामुदायिक संसाधन में आते हैं, तो इसमें माना गया है वो ए माना गया है सड़कें। आगे देखते हैं संसाधन संसाधनों की विशेषताएं उपयोगिता सुलभता विनम्रता ये सभी। इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं। तो प्रबंधन प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नियोजन के कितने प्रकार हैं। प्रबंधन प्रक्रिया के कितने चरण नियोजन के कितने चरण हैं। इसके 5 सॉरी इसमें 3 चरण हैं, इसमें 3 चरण बताएं आयोजन नियंत्रण और मूल्यांकन। आगे देखते हैं नियोजन के कितने चरण हैं। तो ये 5 चरण बताए हैं। और आगे है अगला क्वेश्चन है ज्ञान उत्प्रेरण कौशल समय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन। तो ये मानव संसाधन है। अब यहाँ हमारा ख़त्म होता है। आप लोग चाहें तो ये साड़ी देख सकते हैं, इसमें क्या है रेशों का दहन संबंधी विशेषताएं हैं, ये सभी इसमें दी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो हमारी बड़ी होने जा रही है।